हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंटीग्रल थ्योरम में नई थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टोक थ्योरम, स्टोक प्रमेय। इससे पहले हम जो लेक्चर पढ़ चुके हैं उनमें की थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो थी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलती थी। सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या था, रिलेशन था। ये जो थ्योरम है स्टोक थ्योरम, वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताती है। लाइन इंटीग्रल हम पढ़ चुके हैं, सरफेस इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल भी लास्ट लेक्चर में कई बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो बढ़ते हैं इसमें स्टोक थ्योरम की ओर। क्या कहती है स्टोक थ्योरम? देखिए, इनके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट पूछे जाते हैं और वेरीफाई भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना स्टेटमेंट इनके आपको याद करने हैं और कंफ्यूजन नहीं होना कि कौन सी में गॉस डाइवर्जेंस है, कौन सी में स्टोक थ्योरम है। ये दो जो सरफेस हो गया या वॉल्यूम हो गया या लाइन इंटीग्रल हो गया, उनके बीच में रिलेशन ही बताती है, चाहे गॉस डाइवर्जेंस हो चाहे स्टोक डाइवर्जेंस, ये स्टोक थ्योरम हो। तो स्टोक थ्योरम भी रिलेशन बताती है किसके बीच में, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में। तो क्या कह रहा है देखिए स्टोक थ्योरम, इफ एफ बी एनी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, एफ क्या है, एक सतत अवकलनीय फलन है, एंड एस इज द सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए कर्व सी, और एस क्या है, वक्र सी द्वारा घिरा हुआ कोई पृष्ठ है। वक्र सी द्वारा घिरा हुआ क्लोज सरफेस है, ये ध्यान रखिए क्या है, क्लोज सरफेस। थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखिए, वक्र सी द्वारा घिरा हुआ कोई पृष्ठ है, कौन, एस। तो वो स्टोक थ्योरम क्या कहती है कि स्टोक थ्योरम में ये क्या है, लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेशन अलोंग टू कर्व सी एफ डॉट डी आर, और ये कर्व कैसे होता है, क्लोज होता है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, सर्कुलेशन कर्व भी बोल सकते हैं इसको, परिसंचारण, जिसमें लाइन इंटीग्रल में हमने बात की थी। तो ये क्लोज सरफेस होता है। तो ये जो होगा कौन सा इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस एस एन केप डॉट। अब ये चीज क्या है, डेल क्रॉस एफ, इसका मतलब है कुर्ल एफ। इसका मतलब क्या होता है, कुर्ल एफ डीएस। तो क्या कहते हैं कि एफ जो अवकलनीय सदिश बिंदु फलन था उसका किसी वक्र के अनुदिश, वक्र के अनुदिश कौन सा समाकलन, लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन, रेखा समाकलन किसका, जो आपको f दे रखा है, सदिश बिंदु, सदिश अवकलनीय बिंदु फलन जो भी है, ये जो सदिश सतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है उसका रेखा समाकलन किसके अलोंग, कर्व सी के अलोंग, और सी कर्व कैसा होगा, क्लोज होगा, बंद होगा। रेखा समाकलन कुर्ल एफ के या एफ के कुंतल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। और वो पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होता है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये सब पृष्ठ होता है, वही पृष्ठ लेना है ऐसा जो वक्र सी से बंद हो, वक्र सी से बंद हो, वही सरफेस होगा सिर्फ। क्लियर, ये थोड़ा ध्यान रखना। जहां एन के अपने को पता है, पृष्ठ जो एस है उसके अभिलंब इकाई सदिश होता है। जैसे ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये बाहर जेड एक्सिस मान ली, ये आपका कोई सरफेस है एस, तो इसके अभिलंब इकाई सदिश क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। जैसे ये एक्स वाई प्लेन में है तो अभिलंब इकाई सदिश ये जो हो गया जेड एक्सिस की लाइन में हो गया के, या अंदर की ओर जाए तो माइनस के। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो प्लस में होगी, माइनस में होगी, वो राइट हैंडेड स्क्रू लॉ से निकलती है। जैसे हमने क्यूब में देखा था, क्यूबॉइड में देखा था, बाहर की ओर जो दिशा होती है वो लेते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना, स्क्रू लॉ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्क्रू को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो स्क्रू क्या हो रहा है, अंदर की ओर जाता है। कोई भी स्क्रू होता है उसको अपन ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते जाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाते हैं, तो वो स्क्रू जो होता है अंदर की ओर जाता है, तो उसकी एन कैप की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर हो जाएगी। और वही स्क्रू को अपन खोलते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू खुलता है। तो एंटी क्लॉक को घुमाते हैं तो स्क्रू कहां आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, स्क्रू बाहर निकल रहा है तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर की ओर जाता है, एन कैप की दिशा अंदर की ओर हो जाती है। और उसको एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते
करते हैं तो स्क्रू बाहर आता है, तो स्क्रू की डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर, तो एन कैप उस डायरेक्शन से भी निकाला जा सकता है। अब इस स्टोक्स थ्योरम को हम वेरीफाई करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, इससे वेरीफाई करेंगे। देखिए स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन बताती है। सरफेस इंटीग्रल किसका है, कर्ल एफ का सरफेस इंटीग्रल है, ध्यान रखिए एफ का सरफेस इंटीग्रल नहीं है, कर्ल एफ का। जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डीएस, इसको बदलती थी किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल, किसके, डाइवर्जेंस ऑफ एफ के वॉल्यूम इंटीग्रल, ये था। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल था, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम में बदलता था, तो डाइवर्जेंस एफ लेते थे। यहां लाइन इंटीग्रल किसमें, सरफेस में बदल रहा है, तो उसका कर्ल एफ का सरफेस इंटीग्रल होगा, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना आपको। अब इसको वेरीफाई करते हैं एक एग्जांपल लेके, तो उस एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे अपन। तो इस बुक का नवगाट पब्लिकेशन की पहला एग्जांपल लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और अच्छा एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, स्टोक्स थ्योरम का एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें वेरीफाई करते हैं स्टोक्स थ्योरम के जो लाइन इंटीग्रल होता है कर्ल ऑफ एफ के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। क्या कहा है इस थ्योरम में, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, आपको सत्यापित करनी है, प्रमाणित करनी है स्टोक्स प्रमेय को। फॉर द फंक्शन f इक्वल टू जेड आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के वेयर द कर्व सी इज द यूनिट सर्किल इन द xy प्लेन बाउंडिंग द हेमिस्फीयर z इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या कहा है, क्या आपको सत्यापित करना है स्टोक्स थ्योरम और फंक्शन f इक्वल टू जेड आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के, जहां कर्व c जो है वो किससे बाउंडेड है, वो कर्व c जो है वो कह रहा है एक यूनिट सर्किल है, एक इकाई वृत्त है, कहां पर, xy प्लेन में। जो कर्व c है वो एक वृत्त है, इकाई रेडियस का यूनिट वेक्टर, और वो कहां पर है, xy प्लेन में, बाउंडिंग द हेमिस्फीयर z इक्वल टू, और इस ये जो स्फीयर हेमिस्फीयर इससे बाउंड है। तो कैसे है, इसमें देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन क्या है, f इक्वल टू जेड आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के, ये दे रखा है। आपको वेरीफाई करनी है स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम में सबसे पहले क्या निकालते हैं, लाइन इंटीग्रल अलोंग टू कर्व सी। अब ये एक्चुअल में है क्या चीज, इसका डायग्राम बनाता हूं, फिर उसके बाद इसको एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए 3D प्लेन बनाता हूं, 3D स्ट्रक्चर। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस मान ली और ये जेड एक्सिस मान ली। अब इसके ऊपर हेमिस्फीयर बनाना है, और हेमिस्फीयर में ये कह रहा है जो कर्व सी है वो एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट सर्किल है। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा, ये नीचे वाला, ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में यूनिट इकाई जो रेडियस है उसका एक सर्किल बनाता हूं। तो एक्स वाई प्लेन में जो सर्किल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सर्किल इसी रूप में दिखेगा ही, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं। ये सर्किल बनेगा जिसकी रेडियस क्या होगी, यूनिट 1 होगी, ये सर्किल बनेगा। और सर्किल एक्स वाई प्लेन में आपको दिखेगा कैसे, वास्तव में सर्किल ये ऐसे है। अगर इसको एक्स एक्स इसको वाई एक्स माने, वैसे ये एक्स एक्स होती है, ये वाई एक्स होती है, तो अपन इसको हिसाब से माने तो ये सर्किल ऐसे है। तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, यूनिट इकाई है और सेंटर इसका क्या है, ओ। तो इसकी जो इक्वेशन होगी सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स वाई प्लेन में जेड 0 हो जाएगा, यहां भी रख सकते हैं इस हेमिस्फीयर को। और अब इस हेमिस्फीयर को बनाता है, तो हेमिस्फीयर इस सर्किल के ऊपर बनाना है आपको। इस सर्किल के ऊपर बनाएंगे हेमिस्फीयर गोलार्ध, हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध, अर्धगोलार्ध। तो या तो वो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। यहां पर देखिए z की वैल्यू जो है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी पॉजिटिव वैल्यू दे दी, यहां नेगेटिव नहीं दिया। वैसे z इक्वल टू प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो z प्लस में इसका मतलब z
की डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन कौन सी ऊपर की ओर है, तो हेमिस्फीयर जो बनेंगे वो कैसे बना दे, ऊपर की ओर बना दे। ये हेमिस्फीयर, ये गोला है। क्लियर, समझ में आ गया, ये हेमिस्फीयर हो गया। तो इस हेमिस्फीयर से अपने को क्या करना है, आपको स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले ये देखते हैं, जब हेमिस्फीयर दे दे या स्फेरिकल दे दे, गोला दे दे, तो उस गोले को अपन किससे, उसका सरफेस इंटीग्रल हो या लाइन इंटीग्रल हो सर्किल का, ये जो सर्किल है इसका देखिए कर्व सी कौन सा होगा, कर्व सी ये है, कर्व सी कौन सा है, ये कर्व सी है आपका। और एस क्या चीज है, एस देखो इस सी से इस हेमिस्फीयर बाउंडेड हो रहा है, इस सी से कौन बाउंडेड हो रहा है, ये चीज बाउंडेड हो रही है, ये बंद हो रहा है सी से। ये देखिए हेमिस्फीयर है ऊपर से ऐसे, तो नीचे से बाउंडेड है सी से, तो बाउंडेड कौन है, ये पृष्ठ बाउंडेड है, तो ये आपका क्या हो गया एस, ये आपका क्या होगा एस होगा। अब इससे एस से यानी इस पृष्ठ का तो क्या निकालना आपको, सरफेस इंटीग्रल, और इस जो कर्व सी से बाउंडेड है इस सी का क्या निकालना है आपको, लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का रेखा समाकलन निकालना है। तो ये जो कर्व दिया है, ये जो कर्व है वो एक सर्किल है, तो सर्किल जब भी आ जाए और उसका लाइन इंटीग्रल निकालना हो, क्या लाइन इंटीग्रल, तो उसको पोलर फॉर्म में चेंज करके अपन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करके निकालेंगे। और इसकी रेडियस क्या है, आर है, पता है एक्स इधर है, तो ये ले लेता हूं मैं एंगल इसका फाई, क्या ले रहा हूं फाई, ये आर है। तो एक्स एक्स पे ये एक्स की वैल्यू होगी, तो यहां पर जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा आर कोस फाई, वाई की जो वैल्यू होगी ये वाई जो होगा आर साइन फाई होगा। तो इस रूप में आप बदलते हैं, और फाई कहां से कहां हो सकता है, 0 से 2 पाई पूरा एंगल। तो सबसे पहले यहां पर वक्र सी जो एक्स वाई तल में इकाई त्रिज्या का वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जिसका रेखा समाकलन जिसका आपको क्या निकालना है, रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल अलोंग टू कर्व सी, एफ डॉट क्या होता है, डी आर, एफ डॉट क्या होता है, डी आर, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एफ की वैल्यू लाइन इंटीग्रल अलोंग टू कर्व सी, एफ क्या है अपने पास, जेड आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के, क्लियर, डॉट डी आर क्या होता है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड होता है, क्लियर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अलोंग टू कर्व सी, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेगा, जेड डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी जेड बनेगा, वाई डी जेड बनेगा, ये बनेगा। सिंस चूंकि वक्र सी एक्स वाई प्लेन में है, देयरफॉर इसलिए एक्स वाई प्लेन में कौन जीरो होता है, z इक्वल टू 0। अब z 0 है तो dz भी क्या होगा, 0। thus लाइन इंटीग्रल अलोंग टू कर्व सी z 0, तो 0 dx 0 प्लस x dy का x dy प्लस y dz क्या है 0, तो y इज इनटू 0 0 हो गया, यानी कुल मिला के जो वैल्यू आई वो क्या आई x dy। ये आ गया आपके कर्व C के अलोंग लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल ये आ गया, अब इसकी लिमिट क्या होगी, उस लिमिट के लिए आपने को इसको किस में बदलना पड़ेगा, वृत्त को पोलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो वृत्त का
क्या बनेगा, x बराबर r cos थीटा, cos थीटा की जगह फाई ले रहा हूं, ध्यान रखना फाई इसलिए ले रहा हूं, आगे समझाऊंगा पूरी चीज इसके लिए। y बराबर r sin फाई, ये होगा। तो y बराबर r sin फाई है, तो dy क्या हो जाएगा, यहाँ d है, dy है, तो dy इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए dy इक्वल टू क्या बनेगा, r sin फाई cos फाई, और r अपना कितना है, क्योंकि r इक्वल टू देखिए इकाई रेडियस है तो 1 हो जाएगा, तो 1 होने के कारण यहाँ cos फाई sin फाई ले सकता हूं, तो dy कितना हो गया, dy इक्वल टू sin फाई का cos फाई d फाई, क्लियर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, और फाई अपना कहां, जहां फाई कहां से कहां होगा, फाई जो होगा 0 to 2 पाई होगा। ये देखिए ये जो सर्किल है वो 0 से शुरू होकर कहां तक घूम सकता है, पूरा 2 पाई में चल सकता है, 0 to 2 पाई। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, x की जगह क्या हो गया cos फाई, dy की जगह cos फाई d फाई, cos into cos, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर फाई d फाई। अब cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता है, तो स्क्वायर पावर को हटाने के लिए अपने को क्या, इसको डबल एंगल में चेंज करते हैं, तो cos स्क्वायर का होता है 1 प्लस cos 2 पाई अपॉन 2 इंटीग्रल 0 to 2 पाई d फाई अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन 2 बाहर ले लेता हूं, बाकी का अंदर इंटीग्रेशन कर देता हूं, 1 का इंटीग्रेशन फाई के रेस्पेक्ट में फाई प्लस cos 2 पाई का हो गया sin 2 फाई अपॉन 2 0 to 2 फाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 अपॉन 2, अपर लिमिट 2 पाई यूज करते हैं, 2 पाई यूज करते हैं फाई की जगह 2 पाई प्लस sin 2 into 2 पाई 4 पाई, sin 4 पाई क्या होता है 0/2 0, माइनस लोअर लिमिट भी यूज करेंगे 0 तो 0 ही रहेगा, यानी कुल मिला के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगी वैल्यू पाई। तो इसके लाइन इंटीग्रल जो आया है वो क्या है, यहां लिख देता हूं लाइन इंटीग्रल, क्योंकि लाइन इंटीग्रल अपने आगे बताना है कितना है। तो लाइन इंटीग्रल f डॉट dr इक्वल टू क्या है पाई, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, लाइन इंटीग्रल आ गया। अब उसके बाद देखिए लाइन इंटीग्रल में मैंने इसको पोलर फॉर्म में क्यों बदला है, पोलर फॉर्म में इसलिए बदला है क्योंकि ये जो कर्व है वो एक सर्किल है, सर्किल को पोलर फॉर्म में बदलना पड़ा। सर्किल हुआ या कोई दूसरा कर्व होता जो कर्व शेप में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होती तो सीधी हम लिमिट यूज कर लेते, जैसे यहाँ रेक्टेंगल हो जाता, स्क्वायर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर होता तो अलग अलग लाइन के हिसाब से लाइन इंटीग्रल निकलता है, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ इसकी जगह अगर ये इस तरह होता एक आयत, लाइन इंटीग्रल निकाल लेता हूं, ये एक्स प्लेन ये वाई प्लेन, इस तरह से एक आयत होता, ये रेक्टेंगल होता, यहां कह दिया x बराबर a, ये कह दिया x बराबर माइनस a, और ये कह दिया ये जो लाइन है ये वाली लाइन ये है y बराबर b की मान लो, और ये लाइन है y बराबर माइनस b की, और ये लाइन है अपनी x बराबर a की, और ये लाइन है x बराबर माइनस a की। अब इस लाइन के इसका अगर लाइन इंटीग्रेशन निकालना होता तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते, यहाँ a b c d, a से b तक जाते, लाइन इंटीग्रल निकालते a b का, फिर b c का लाइन इंटीग्रल, फिर c p का, फिर d a का लाइन इंटीग्रल, सबका लाइन इंटीग्रल निकालते अलग अलग, फिर उसके बाद क्या करते उन सबको जोड़ते, तब जाके इस पूरे का रेक्टेंगल का क्या आता लाइन इंटीग्रल आता। लेकिन यहाँ एक सर्किल था, सर्किल का डायरेक्ट लाइन इंटीग्रल निकल गया, तो एक सीधी सर्किल का सीधा डायरेक्ट निकल गया। अब आगे हम इस स्फीयर का, जो स्फीयर का पृष्ठ S है उसका हम कौन सा इंटीग्रल निकालते हैं, सरफेस इंटीग्रल, और वो भी किसका कुर्लेफ का। तो कुर्लेफ का सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, तो सबसे पहले कुर्लेफ भी निकाल लेते हैं क्या आता है। तो कुर्लेफ का सरफेस इंटीग्रल चाहिए अपने को, सिंस f इक्वल टू ये है, तो नाउ कुर्लेफ, कुर्लेफ, कुर्ल का मतलब डेल क्रॉस f, तो डेल में i j k के घटक, तो डेल के गुणांक जो होता है करली y करली x, करली y करली y, करली y करली z,
इसको कर्ली बाय कर्ली एक्स भी बोल सकते हैं या डेल अपॉन डेल एक्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात। एफ के घटक कौन कौन है, आई जे के, जेड, फिर एक्स और फिर वाई, और फिर इस R1 के अलोंग अपन इसका परिणाम निकालते हैं, सारणी का डिटरमिनेंट्स मान निकालते हैं R1 रो 1 के अलोंग। तो ये स्तंभ ये पंक्ति गई, तो देखिए y का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो डेल अपॉन डेल y का, फिर माइनस डेल अपॉन डेल z इसका x का z के सापेक्ष, फिर माइनस j स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, तो x के सापेक्ष y का अवकलन, तो डेल अपॉन डेल x किसका, y का, फिर माइनस फिर z के सापेक्ष z का अवकलन, तो डेल अपॉन डेल z, और फिर k, तो ये स्तंभ ये पंक्ति गई, x का x के सापेक्ष अवकलन, तो डेल अपॉन डेल x के सापेक्ष, फिर माइनस y के सापेक्ष z का अवकलन, तो डेल अपॉन डेल y z का अवकलन। तो ये कुल मिला के जो वैल्यू आएगी देखिए क्या आती है, i यहां से y का y के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, 1 माइनस 0, क्योंकि ये x का z के सापेक्ष 0 हो जाएगा, माइनस j का y का x के सापेक्ष 0 हो गया, z का z के सापेक्ष 1 ही रहेगा, तो माइनस 1 आएगा, प्लस k x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 माइनस z का y के सापेक्ष 0, तो कुल मिला के क्या आया, i into 1 i, फिर 0 माइनस 1 माइनस 1 into माइनस j प्लस k into 1 k, कुल मिला के आपका कोर लेफ क्या आया, i प्लस j प्लस k, ये कोर लेफ आ गया। तो कोर लेफ यहां लिख देता हूं, कोर लेफ इक्वल टू i प्लस j प्लस k। कोर लेफ के बाद अपने को और क्या चाहिए, क्योंकि ये जो सरफेस S होगा वो किसी भी पृष्ठ जो प्लेन है, चाहे xy प्लेन हुआ, चाहे yz प्लेन हुआ, zx प्लेन हुआ, देखिए सरफेस इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए हमें जो सरफेस होता है वो कौन से प्लेन में है वो चीज देखते हैं, यही तो देखते हैं कि वह xy में है, yz में या zx प्लेन में है। तो यहां पर ये जो कर्व S होगा, ये सरफेस S होगा, वो किसी भी प्लेन में लाई नहीं है और ना ही किसी प्लेन के पैरेलल है। तो यहां लिखेंगे सिंस चूंकि पृष्ठ S किसी भी समतल में ना तो स्थित है और ना ही समांतर है, अतः नॉर्मल वेक्टर जब निकालेंगे तो उसके लिए हमें जो भी सरफेस दे रखा हो उसका फाई मानना पड़ेगा, फाई लेना पड़ेगा। और सरफेस आपको क्या है, पृष्ठ जो है वो किसका है, पृष्ठ इस हेमीस्फेयर का है, और हेमीस्फेयर क्या था, z बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से z स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से फाई जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए फाई इक्वल टू बनेगा z स्क्वायर, इधर लिया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका ग्रेड फाई निकालते हैं, तो यहां से अब ग्रेड फाई निकालते हैं। तो ग्रेड फाई जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो देखेंगे और उसके बाद हम उसका इकाई सदिश निकालेंगे। तो ग्रेड फाई इक्वल टू, ग्रेड फाई का मतलब डेल फाई, और डेल फाई का मतलब है कि आई डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई फाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड फाई। यही होता है नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए ग्रेड फाई निकालना पड़ा। इक्वल टू, अब देखिए फाई ये रहा, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो ये बन जाएगा i 2x प्लस y के सापेक्ष क्या हो गया 2y, तो j 2y प्लस k z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन इसका 2z, तो कुल मिला के क्या हुआ 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, ये ग्रेड आ गया। तो नाउ नॉर्मल वेक्टर n
केप इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई या ग्रैंड फाई अपॉन ग्रैंड फाई का मैग्नीट्यूड होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रैंड फाई आ गया 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk अपॉन अंडर रूट इसके मापांक का स्क्वायर गुणांकों का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन आ गया ऊपर से xi प्लस yj प्लस zk अपॉन नीचे से 4 कॉमन आ रहा है, रूट से बाहर लेते हैं 2 बन गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और चूंकि गिवन है आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है, यहां से देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 1 उतर गया 1, तो इसकी वैल्यू 1 है। तो 2 से 2 कैंसिल xi प्लस yj प्लस zk अपॉन अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 का मतलब 1, तो xi प्लस yj प्लस zk ये आपके पास आ गया n के। अब हमें चाहिए क्या, एक कोर लेफ्ट चाहिए और एक n केप चाहिए, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल किसका, कोर लेफ्ट का। तो कोर लेफ्ट का सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला n केप डॉट कोर लेफ्ट ds ये होता है अलोंग टू सरफेस s। तो n केप निकाल लिया, कोर f भी निकाल लिया, n केप भी निकाल लिया और कोर f भी निकाल लिया। क्योंकि हम कोर लेफ्ट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम में जो लाइन इंटीग्रल होता है वो कोर लेफ्ट के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, इसलिए कोर लेफ्ट निकालने की जरूरत पड़ती है यहां पे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। कोर एन केप जो है वो यहां लिख देता हूं, कोर लेफ्ट भी आ गया, एन केप भी आ गया, ये चीज हमें आगे चाहिए इसलिए मैं साइड में लिखता जा रहा हूं। एन केप इक्वल टू आ गया xi प्लस yj प्लस zk, क्लियर। अब यहां आ गया n केप डॉट कोर लेफ्ट, तो n केप डॉट कोर लेफ्ट चाहिए तो आगे निकाल देता हूं, यहां निकाल देता हूं। नाउ n केप डॉट कोर लेफ्ट इक्वल टू n केप वैल्यू है, चाहे कोर लेफ्ट डॉट n केप कर लो चाहे n केप डॉट कोर लेफ्ट कर लो, एक ही बात है। n केप है xi प्लस yj प्लस zk डॉट क्या हो जाएगा, कोर लेफ्ट कितना है i j के i प्लस j प्लस k, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, i को i से डॉट प्रोडक्ट x प्लस y प्लस z ये आ गया n के डॉट कोर f, ये हमें वैल्यू चाहिए। अब कोर लेफ्ट आ गया अपने पास n के डॉट कोर f इक्वल टू x प्लस y प्लस z। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको प्राचलिक रूप में या कह सकते हैं पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, इसमें इस हेमिस्फीयर को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं और पोलर फॉर्म से ही रिजल्ट इसका निकलेगा। सीधा अपन इंटीग्रेशन करें, सरफेस में यहां से यहां ले लिया पता नहीं चलेगा। देखिए ये अगर सरफेस लेता हूं तो ये सरफेस कहां से कहां है इसका कोई जानकारी नहीं है, तो इसका पोलर इंटीग्रल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हेमिस्फीयर को पोलर फॉर्म में चेंज करने पर अर्धगोले z बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ध्रुवीय रूप। अब ये एक्चुअल में होता क्या है वो देखिए, ध्रुवीय रूप एक्चुअल में होता क्या है, ध्रुवीय रूप होता है x बराबर r साइन थीटा कोस फाई। ये देखते हैं एक बार क्या है एक्चुअल में। देखिए ध्रुवीय रूप बदलते हैं इसको, तो ध्रुवीय रूप होता क्या है, ये आपके पास हेमिस्फीयर है, ये कैसे होता है देखिए, ये हेमिस्फीयर है और इसमें कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इसके ऊपर सरफेस पे कहीं हो सकता है। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। हेमिस्फीयर पे होते हैं r कोमा थीटा कोमा फाई होता है। क्या होता है, r कोमा थीटा कोमा फाई होता है। वो एक्चुअल में है क्या चीज, r जो होता है
ओ से इस P के बीच में वेक्टर डिस्टेंस r होती है, O से P के बीच में ये r होता है। क्लियर? ये आपके पास क्या होता है r। और इस OP जो बना OP, उस OP का ZX की पॉजिटिव डायरेक्शन जो है प्लस धनात्मक x जो है उसके साथ नीचे की ओर जो एंगल होता है, नीचे की ओर एंगल जो होता है वो आपका होता है थीटा। ये r इधर ले लेता हूं। क्या होता है देखिए, ZX प्लस ZX का नीचे की ओर किसकी ओर OP के ओर जो डायरेक्शन में जो एंगल बनता है नीचे की ओर वो होता है थीटा। क्लियर? तो ये जब थीटा हो गया तो यहां से अपने को ये पता है कि ये जब थीटा है और क्योंकि ये जो XY प्लेन है, XY प्लेन इस ZX के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो प्रक्षेपण होगा ZX पे क्या बनेगा, इसका OP का प्रक्षेपण ZX पे क्या बनेगा r cos थीटा, r cos थीटा ये बनेगा r cos थीटा ZX पे। अब ZX के परपेंडिकुलर कौन है XY प्लेन है, तो XY प्लेन में हम क्या लेंगे इसका प्रक्षेप लेंगे, इसका OP का प्रक्षेप। तो OP का प्रक्षेप जो होगा परपेंडिकुलर होगा इसके, ये OP का प्रक्षेप है OP डैश, इस पे OP का प्रक्षेप कहां पर XY प्लेन में, तो XY प्लेन में तो OP डैश क्या होगा, ये जो OP डैश होगा वो अपने होगा r sin थीटा। क्या होगा r sin थीटा। कैसे? क्योंकि ये जो OP है जैसे P यहां मान लिया तो इस P का ZX के साथ जो प्रक्षेप बना r cos थीटा और XY प्लेन ZX के परपेंडिकुलर होता है, XY प्लेन लंबवत होता है, तो उस ZX प्लेन XZ प्लेन में जो प्रक्षेपण बनता है वो r sin थीटा बनता है, वो r sin थीटा बनता है। तो अब r sin थीटा जो ये प्रक्षेप बना उसका x एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो होता है फाई, वो क्या होता है फाई, तो ये एंगल जो है वो फाई है। अब ये अपने पास है r sin थीटा, यहाँ O से P डैश क्या है r sin थीटा, तो इसके साथ ये एंगल क्या है फाई है, तो x जो बनेगा वो क्या बनेगा देखिए, x ये जो प्रक्षेप बनेगा इसका OP डैश का x एक्स पे प्रक्षेप बनेगा OP डैश sin फाई और OP डैश क्या है r sin थीटा, तो ये r sin थीटा sin फाई बना, r sin थीटा sin, तो r sin थीटा cos फाई, cos बनेगा क्योंकि थीटा के साथ जो प्रक्षेप होता है वो cos का होता है, cos। इसी प्रकार y का जो मान बनेगा वो बनेगा r sin थीटा sin फाई। कैसे? अब y का मान y एक्स पे प्रक्षेप देखना है इसका, OP का y एक्स पे प्रक्षेप, क्योंकि ये फाई है तो इधर वाला जो प्रक्षेप होगा वो sin फाई होगा, और sin फाई किसका प्रक्षेप देख रहे हैं OP डैश का, तो OP डैश क्या है r sin थीटा, तो y जो है r sin थीटा और z यहां से देख लिया, ये zx पे प्रक्षेप क्या है r cos थीटा, ये हो गया। और चूंकि यहां पर ये जो सर्किल है, ये जो हेमिस्फीयर उसकी रेडियस क्या है 8 है, तो r सब की जगह क्या हो गया 1, सिंस r इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू क्या होगा sin थीटा cos फाई, y इक्वल टू sin थीटा sin फाई, z इक्वल टू r की जगह 1 cos थीटा, ये बनता है। ये इसके क्या हो गए एक्स वाई जेड ध्रुवीय रूप हो गया उस गोले का। अब यहां पर अर्धगोले में रेंज क्या है इनकी देखते हैं, अर्धगोले में थीटा कहां से कहां है वो देखते हैं। तो थीटा जो होगा वो देखिए, थीटा यहां से शुरू हो रहा है यहां इस जेड एक्स से, और अर्धगोला कहां तक है, ये अर्धगोला जो है इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो यहां देखिए यहां तक है अर्धगोला और ये x zx प्लेन है, तो थीटा यहाँ zx से लेकर यहाँ तक बन रहा है, तो ये एंगल जो है π/2 और पूरा होता तो नीचे तक आता तो π/2 और π/2 नीचे का पाई हो जाता। तो थीटा 0 से, वैसे 0 से पाई होता है गोले में, 0 से पाई होता है गोले में, लेकिन अर्ध गोले में क्या हो गया 0 to π/2 एंड फाई जो है वो क्या है, फाई जो है वो 0 से 2 पाई, ये फिक्स है।
0 to पाई पूरा सर्किल है, सर्किल के लिए फाई लिया मैंने एंगल, इस सर्किल के साथ जो एंगल है वो एक्स वाई प्लेन में फाई और यहाँ पर थीटा एंगल। ये थोड़ा सा आपको सिस्टम पता होना चाहिए। ये वैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अब इसको जो n डॉट कुल f ये जो वैल्यू आई है उसको यूज करते हुए चलेंगे समीकरण 2। तो नाउ अब हम यूज करेंगे सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस s n के डॉट कुल f ds, इसी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? इक्वल सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल चलता है एन डॉट कुल f समीकरण 2 से x प्लस वाई प्लस जेड, ये सरफेस s लिख देता हूं और ये ds। अब यहां पर इसको किस में पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो पोलर फॉर्म में जैसे चेंज करेंगे x की जगह साइन थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, y की जगह प्लस z की जगह कोस थीटा। और यहां ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि ds जो है वो होता है r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई होता है। अब r की जगह वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा ds साइन थीटा d थीटा d फाई हो जाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, r स्क्वायर r की जगह 1 हो गया। ये होता कैसे एक्चुअल में, ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरे को समझना पड़ता है एक एक चीज को, और अगर वो चीज समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा एक मेरे पास वीडियो है, कोई अच्छे से सर का बनाया हुआ, वो आपको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ या मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा ये समझा रखा है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें थीटा 0 टू पाई पाई 2 क्या होता है, एडीएस ये क्यों हुआ, ये सारा सिस्टम। लेकिन यहाँ अपने को डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, एक एक चीज बताऊंगा नहीं, 1 घंटे लग जाता है अगर इस पूरे को अलग से समझाऊँ तो अगर आपको उसकी जरूरत है, कहीं पे जरूरत पड़ रही है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8696546262। तो इस पे आपको मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए यही यूज होंगे। और थीटा कहां से कहां है और फाई कहां से कहां है। थीटा जो अपना है, थीटा जो है वो 0 से π/2 है, और फाई जो है वो है 0 to 2 पाई। थीटा और फाई के अलग चल रहे हैं अपन, तो इक्वल टू, अब सॉल्व करते हैं इसको, 0 to π/2 थीटा इक्वल टू 0 to पाई है, सॉरी फाई 0 to 2 पाई। अब इस साइन थीटा की पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां दोनों से देखिए साइन थीटा कॉमन आ रहा है और यहां साइन थीटा हो रहा है, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा देखिए, कोस फाई साइन फाई, कोस फाई प्लस साइन फाई। क्लियर? फिर प्लस कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर? और इसके बाहर रहेगा डी थीटा डी फाई। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी वैल्यू जो है प्रॉपर्ली फाइंड आउट करते हैं क्या आती है। तो ये जो वैल्यू चल रही है अपनी चल रही है सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस एस एन के डॉट कर्ल एफ की, कर्ल एफ की जगह डेल क्रॉस एफ की यूज कर सकता हूं मैं, कर्ल एफ की जगह डेल क्रॉस एफ की और ds इक्वल टू क्या चल रही है वैल्यू 0 to π/2, 0 to π/2। अब यहां पर ये फाई की जो है लिमिट है, इसलिए इसका फाई के सापेक्ष क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो फाई के सापेक्ष करेंगे तो थीटा वाले सारे वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो sin स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है वैसे वैसे। क्लियर? अब cos फाई का sin फाई होता है इंटीग्रेशन, फिर प्लस sin फाई का माइनस cos फाई होता है इंटीग्रेशन फाई के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस cos थीटा sin थीटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ गुणा में
1 बाई क्या हो जाएगा 5, तो 5 cos थीटा sin थीटा, और यहां 5 यूज हो रहा है 0 to 2 पाई, और बाहर बच जाएगा d थीटा। 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा वैसे काम नहीं आएगा अपने, क्योंकि स्क्वायर हटाना है अपने को, तभी तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब इसमें लिमिट यूज कर रहा हूं 5 की जगह 2 5, तो ये हो गया साइन 2 5 माइनस cos 2 5 प्लस 5 की जगह 2 पाई cos थीटा sin थीटा को मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा अपॉन 2। फिर माइनस लोअर लिमिट में यूज करेंगे, तो लोअर लिमिट यूज करेंगे तो आगे तो ये sin स्क्वायर थीटा रहेगा, तो sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। फिर ब्रैकेट में sin 5 की जगह 0 माइनस cos 5 की जगह 0, फिर माइनस लोअर लिमिट इसकी, तो ये तो 0 5 की जगह, और ये हो गया sin 2 थीटा अपॉन 2। थोड़ा स्टेप लंबा जरूर है लेकिन दिक्कत नहीं है कोई। 0 to पाई बाई 2 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। यहां देखिए 0 cos 2 पाई 1 होता है, तो 1 इंटू माइनस माइनस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई sin 2 थीटा, फिर माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और ये sin 0 0 माइनस cos 0 1 हो गया, और माइनस ये तो 0 रहेगा, और बाहर d थीटा। फिर अंदर गुणा करते हैं 0 to पाई बाई 2। अब देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 माइनस में है, और 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 ये देखिए माइनस 1 इंटू माइनस प्लस में, तो ये माइनस में है पूरा, और ये पूरा प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा पाई sin 2 थीटा d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन, पाई तो कांस्टेंट है, sin 2 थीटा हो गया माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 0 to पाई बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करते हैं, तो माइनस पाई बाई 2 बाहर ले लेता हूं, cos 2 थीटा पाई बाई 2 रखेंगे तो cos पाई माइनस 0 यूज करेंगे तो cos 0 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, cos पाई माइनस 1 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2, तो माइनस पाई बाई 2, और ये हो गया माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया पाई आ गया पाई। अब समीकरण 1 देखिए जरा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी जो वैल्यू आई है सरफेस इंटीग्रल की वो वैल्यू आई है पाई। ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। तीसरी, अब देखिए कर्ल ऑफ एफ का सरफेस इंटीग्रल आया पाई और एफ का लाइन इंटीग्रल आया पाई, तो समीकरण 1 व 2 से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लाइन इंटीग्रेशन अलोंग टू कर्व सी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एन डॉट कर्ल एफ या डेल क्रॉस एफ भी लिख सकता हूं, ds इक्वल टू क्या है पाई, और यही हमें क्या करना था वेरीफाई करना था। अतः स्टोक प्रमेय सत्यापित हुई, thus स्टोक थ्योरम आर वेरीफाइड। हो गया सत्यापित, तो ये स्टोक थ्योरम थी, इसको आपको वेरीफाई करना था, वेरीफाई हमने कर। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया है। बस इसमें थोड़ा सा इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपको थोड़ा समझना है। उसको समझने के लिए आप मेरे को जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं मैंने उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि उसके थ्रू आपको वो वीडियो आपको भेज सकूँ, ताकि उसमें अच्छे से आपको थोड़ा उसमें थोड़ा लग सकता है कि यहाँ अटपटा है, लेकिन उसको आपको समझने पर बिल्कुल आसानी से पूरी ज्योमेट्री ये समझ में आ जाएगी। तो क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे ये भी आशा है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे को हिम्मत देता है। कमेंट से आगे की वीडियो बनाने में मेरे को हिम्मत मिलती है।
तो वो वीडियो अगर आगे यूं ही चलते रहे, बनाता रहूं कंटिन्यू, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, 1 2 3 जितने कमेंट कर सकते हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पर मेरे नए आप तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मेरी उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करा सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ और आपकी आशा के अनुरूप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।